हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में धुआंधार न्यूमेरिकल लगाए थे, तो आज एक और क्लास में न्यूमेरिकल लगाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज जिस तरीके से पिछले वाले न्यूमेरिकल पसंद आए थे, ये वाले भी न्यूमेरिकल आपको भरपूर पसंद आएंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक मनुष्य का हृदय, भाई बायो नहीं है इसमें, ठीक ना, फिजिक्स में एक क्वेश्चन है। एक मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 4×10⁻³ मीटर क्यूब रक्त धमनियों के माध्यम से 0.13 मीटर रक्तचाप पर शरीर के विभिन्न हिस्सों में संचारित करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये आपको प्रति मिनट यानी एक मिनट में ये आपको मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है पहले ये समझना है। मीटर क्यूब जो मात्रक होता है वह किसका होता है? आयतन का होता है। किसका होता है? आयतन का। कहने का मतलब ये आपको क्या दिया है? आयतन दिया है। ये जो आपको क्या दिया है? आयतन दिया है। 4×10⁻³ मीटर क्यूब ये आयतन हो गया। धमनियों के माध्यम से 0.13 मीटर ये आपको दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? दूरी दिया हुआ है। मीटर रक्तचाप पर शरीर के विभिन्न हिस्सों में संचारित करता है। इस प्रक्रिया को सतत बनाए रखने के लिए हृदय द्वारा उत्पन्न सामर्थ्य P की गणना अश्व शक्ति में करना है। किसमें करना है? P की तो गणना करना है, लेकिन किसमें करना है? अश्व शक्ति में करना है। बात क्लियर है? P की गणना तो करना है, लेकिन किसमें करना है? अश्व शक्ति में गणना करना है। चलिए भाई ठीक है, हम लगाते हैं। तो हम लोग जानते हैं भाई P होता है P बराबर W/T। भाई पढ़े हम लोग। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। और भी हमने मात्रक इसके बताए हुए हैं। एक सामान्य मनुष्य की जो औसत शक्ति होती है 0.01 से 0.1 से 0.05, ठीक है, HP होती है ना। ये सब छोटी चीजें हैं लेकिन याद होनी चाहिए ना। हाँ ठीक। तो कहने का मतलब है दोस्तों आपको P बराबर क्या होता है? W/T। तो आपको यहां से लगाना है, लेकिन अब करना क्या है भाई? P बराबर आपका क्या होता है? P बराबर हो गया W/T। W बराबर क्या होता है? mgh। ये होता है ना, W बराबर mgh कह सकते हैं ना भाई। W बराबर mgh मतलब जिसे ये जो देखो आपका जो हृदय है वह एक मिनट में इतनी धमनियों के माध्यम से, जिसे मान चलिए हृदय है वह ऊपर कितने भी आपके मतलब रक्त प्रवाह कर रहा है ना, एक हिसाब से ऊंचाई हो गया, रक्त प्रवाह कर रहा, ऊंचाई हो गया, तो वहां पे आपका mgh यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में किया गया कार्य कह सकते हैं। तो P बराबर W/T, W की जगह पे mgh/T। अब आपको द्रव्यमान तो दिया नहीं है, द्रव्यमान तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग आयतन दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए भाई आपको लिखा हुआ रक्त का घनत्व, यहाँ पे घनत्व दिया हुआ है। कहने का मतलब हम लोग द्रव्यमान को चेंज कर सकते हैं। द्रव्यमान को हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसमें चेंज करेंगे द्रव्यमान को? आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे? द्रव्यमान की जगह पे क्या लिखेंगे? आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान की जगह पे आयतन गुणे घनत्व गुणे GH/T। यहाँ पे भाग में लिख लेंगे, क्या लिख देंगे भाई यहाँ पे कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर क्या होता है दोस्त? आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर आपका क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व होता है। ठीक, हमको P का मान चाहिए था। अब जितने मान यहाँ पे हैं, आयतन दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, G आपको दिया हुआ है, H आपको ये दिया हुआ है, T प्रति मिनट ये भी दिया हुआ है, सब मान दिए हुए। सब मान को केवल ला करके रख देना है। सब मान को प्यार से उठाओ, ला के ये पटक दो, अपने आप आंसर आएगा छपटा के। देखो भाई कैसे आएगा आंसर? आयतन की जगह पे क्या रख देंगे? 4×10⁻³ ठीक, आयतन हो गया। घनत्व की जगह पे 1.03 × 10⁻³ G की जगह पे 9.8, ठीक है। H की जगह पे 0.13/T। मिनट है, मिनट को सेकंड में कर दोगे 60 सेकंड। अब ये मात्रा किस में है? वाट में है। किस में आ गया भाई? वाट में आ गया। लेकिन क्वेश्चन वाला आपको शक्ति तो पूछ रहा है, लेकिन शक्ति जो पूछ रहा है किस में पूछ रहा है?
अश्व शक्ति में पूछ रहा है। कहने का मतलब ये तो हमने किस में निकाल रहे हैं, वाट में निकाल रहे हैं, हमको कन्वर्ट किस में करना है, अश्व शक्ति में कन्वर्ट करना है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के, होता है कि नहीं, होता है। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, 746 वाट के। तो एक वाट में कितने अश्व शक्ति हो जाएंगे, एक वाट में कितने अश्व शक्ति हो जाएंगे, तो एक वाट में जो है 1/746 अश्व शक्ति हो जाएगा, 1/746 अश्व शक्ति हॉर्स पावर हो जाएगा। तो इतने वाट में कितने हो जाएंगे, इतने गुणे 1/746। मेरे भाई समझ रहे हैं ना, एक वाट में इतना अश्व शक्ति, तो इतना ढेर सारा वाट है, इतने सारे पूरे वाट में कितना शक्ति, इतने गुणे 1/746। बात समझ रहे हैं। चलो भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर तो हमें क्या करना है, 4 गुणे 10 की घाते -3 गुणे 1.03 गुणे 10 की घाते 3 -3 + 3 शहीद हो जाएगा, 9.8 गुणे 0.13 बटा नीचे 60 है ही है। अब यहाँ पे गुणा कर देना है 1/746 से। तो अब ये किस में आंसर आ जाएगा, अश्व शक्ति में, अश्व शक्ति। तो भाई ये गुणा भाग करना काम आपका है, ठीक ना। गुणा भाग करोगे, आपका जो आंसर आएगा, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है, आप लोग गुणा भाग करोगे, आप देखो 10 घाते -10 घाते +3 काट दोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 15 चौका 60 कर दोगे, 15 यहाँ बचा, बाकी इसका गुणा कर देना है, 6 से और भाग देना है। मतलब आप सिंपल यार कर सकते हो, 11वीं में हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं कि ये सब चीज़ें हम चलो एक नंबर का गुणा करके दिखाएं, ठीक है। कहीं जरूरत पड़ती बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग गुणा करेंगे ना, थोड़ा बड़ा गुणा है, गुणा करने में समय ज़्यादा लगेगा मुझे, तो आप लोग करेंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा 1.17, 1.17 गुणे 10 की घाते 4, ठीक ना, अश्व शक्ति आ जाएगा, अश्व शक्ति। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग कर लेंगे। तो ये रहा भाई आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको भरपूर तरीके से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि इसमें किस तरीके से कैसे किया गया है। बाकी रहेगा ये कैलकुलेशन पार्ट भी आप लोग कितने देर से न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, जो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो स्कूल लेवल के एग्जाम होते हैं, कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सब चीज़ों में ये टपक पड़ता है, ठीक ना। तो जो टपक पड़ता है उसको बढ़िया से करते हैं। ये भी ठीक हो गया, मिटा दे भाई। चलिए सर, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन है दमदार, बढ़िया है, ठीक ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में छोटे होते नहीं हैं, और कुछ बहुत बड़े होते हैं लेकिन वास्तव में बहुत बड़े होते नहीं हैं। तो इस टाइप पे ये क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन भाई आपके सामने धीरे धीरे ला रहे हैं उसको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी गतिशील वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो पहले संवेग है, पहले जो संवेग है उसको हम मान लेते हैं P है, ठीक है। संवेग क्या होता है आप लोग बहुत बढ़िया से जानते होंगे, संवेग को P से लिखते हैं, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, ठीक है। तो संवेग है, उसके संवेग में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। जो 50% की वृद्धि कर दी गई, तो मान लेंगे संवेग P डैश हो गया है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। भाई अगर पहले संवेग P था, P में 50% की वृद्धि कर दिया गया, तो बताओ भाई अब उसकी गतिज ऊर्जा में कितने % की वृद्धि हो गई। चलो भाई इसको लगाते हैं, ठीक। तो आप लोग गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं, K बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ये बेसिक फार्मूला है गतिज ऊर्जा का, K बराबर 1/2 mv²। एक और फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा संवेग के पदों में, लेकिन मैं उसको वहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ कि गतिज ऊर्जा और संवेग के पदों में ये फार्मूला होता है, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े। आप एकदम जाने कि गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में अगर ये फार्मूला हमको नहीं याद है, हम लोग फार्मूला कैसे बना के क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पर हुआ K बराबर 1/2 mv²। अब हमें क्या करना है कि गतिज ऊर्जा और संवेग, भाई संवेग गति ऊर्जा की चर्चा हो रही है, तो ये केवल हमारा जो है गतिज ऊर्जा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस फार्मूले को गतिज ऊर्जा और संवेग के रूप में ला दें, गतिज ऊर्जा और संवेग के रूप में ला दें। तो गतिज ऊर्जा के संवेग के रूप में लाने के लिए संवेग होता है P बराबर mv। तो mv का स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर हमको m का भी स्क्वायर चाहिए, तो m से गुणा भाग कर दें। जब m से गुणा भाग करेंगे तो 1/2 mv² है ही है, ऊपर नीचे हमने क्या किया, m से गुणा भाग कर दिया। अब ये क्या हो गया, K बराबर 1/2 mv²। mv² जगह आप लिख सकते हैं P, तो K बराबर
पी स्क्वायर अपान 2m, के बराबर हमारा क्या आ गया, पी स्क्वायर अपान 2m। तो ये हमारा गतिज ऊर्जा संवेग के बीच में संबंध आया जब उसका संवेग जो है p है, गतिज ऊर्जा k है। ठीक, जब संवेग p है, गतिज ऊर्जा k है, तभी आया। अब कह रहा है कि संवेग में क्या कर दिया जाए, 50% की वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, संवेग में क्या कर दिया जाए, 50% की वृद्धि कर दिया जाए। तो 50% की वृद्धि करने पर 50% की वृद्धि करने पर नया संवेग p डैश हो, नया संवेग p डैश हो, तब नया संवेग अगर p डैश हो तब भाई यहाँ पे p डैश का मान क्या हो जाएगा, जो p डैश होगा वह p डैश बराबर होगा p प्लस, भाई p तो है ये पहले से 50% वृद्धि कर दिया गया, प्लस मतलब वृद्धि किया गया p में 50%, तो p डैश बराबर p प्लस p गुणे 50/100। ठीक है, एक काट दिया, 5 दूनी 10, p डैश बराबर क्या आ गया, p प्लस p बटे 2, 2 1 2 1 3, p डैश बराबर क्या आ गया हमारा 3p/2, p बराबर क्या आ गया 3p/2। अब इस वाले संवेग पर भाई देखो, जब पहले p संवेग था तब गतिज ऊर्जा k हुआ, अब इस वाले संवेग पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, इस वाले संवेग पर गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा को लिख लेते हैं k डैश। गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या लिख लें, k डैश लिख लेना। अगर हम लोग गतिज ऊर्जा को k डैश लिख लेते हैं, ठीक है, तो k डैश बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो भाई k डैश बराबर क्या हो जाएगा, k मतलब वही गतिज ऊर्जा 1/p स्क्वायर अपान 2m, तो p की जगह पे क्या हो जाएगा p डैश। देखो भाई p था, p की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा p डैश हो जाएगा, p डैश स्क्वायर अपान 2m, p डैश स्क्वायर अपान 2m, p डैश का मान रख देते हैं, k डैश बराबर p डैश की जगह पे क्या हो जाएगा 3p/2, 3p/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2m, 1/2m को ऐसे ही रहने देते, देखो ऐसे 1/2m इंटू 3p यानी 9p स्क्वायर अपान 4। ठीक, 9p स्क्वायर अपान 4। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया है, देखो भाई यहाँ पे हमारा p स्क्वायर अपान 2m, यहाँ पे लगे p स्क्वायर अपान 2m, ताकि हमारा 2m कहीं जरूरत पड़े हम उसको डायरेक्टली काट सकें, कॉमन ले सकें, इसके लिए। तो ये हमारा आ गया, जब हमारा संवेग p था तब गतिज ऊर्जा k, जब संवेग p डैश हुआ तो गतिज ऊर्जा हमारा क्या आ गया, k डैश आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले हम लोग, अब पहले प्रतिशत पूछा हुआ है, पहले हम लोग वृद्धि निकालेंगे, वृद्धि निकालने के बाद तब जाके प्रतिशत निकाला जाता है। पहले क्या निकाला जाता है, वृद्धि निकालने के बाद तब जाके हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि निकालने के लिए तो यानी कह सकते हैं गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा के। भाई डेल्टा मतलब परिवर्तन दिखाता है, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा के बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा के बराबर हो जाएगा हमारा के डैश माइनस के, परिवर्तन हो गया, वृद्धि यहाँ पे निकल जाएगा। डेल्टा के बराबर के डैश का मान 1/2m 9p स्क्वायर बटे 4 माइनस के का मान हमारा क्या है p स्क्वायर बटे 2m, दोनों में 1/2m कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा के बराबर 1/2m कॉमन हो गया, तो क्या बचा 9p स्क्वायर बटे 4 माइनस p स्क्वायर, ठीक है, बटे p स्क्वायर, सही है ना। तो 4 हो गया, 9 में से 4 गया 5, 5p स्क्वायर बटे 4, ठीक। तो डेल्टा के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1/2m तो आगे रहेगा ही एकदम सर, 1/2m, उसमें कुछ नहीं चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 4 का एलसीएम हो गया, 9 में से 4 गया 5, 5/4 p स्क्वायर। ये हमारा गतिज ऊर्जा में वृद्धि आ गई, ठीक ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रतिशत वृद्धि चाहिए। गतिज ऊर्जा में क्या चाहिए, प्रतिशत वृद्धि चाहिए ना, प्रतिशत वृद्धि चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि। देखो भाई, प्रतिशत वृद्धि का यहाँ पे सूत्र होता है, प्रतिशत वृद्धि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान,
प्रारंभिक मान गुणे 100, वृद्धि बटा प्रारंभिक मान गुणे 100, मतलब गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ, 1/2 यम 5p²/4, ये वृद्धि हुआ। प्रारंभिक मान कितना था गतिज ऊर्जा का, प्रारंभिक मान p²/2, ये प्रारंभिक मान है, ये वृद्धि है गुणे 100। ये हमारा मतलब वृद्धि बटे कितना, मतलब जो भी निकाला जाता है वृद्धि निकाला जाता है मूल मान पर निकाला जाता है। मूल मान नहीं, प्रारंभिक मान कितना था। ठीक, बात क्लियर है। प्रारंभिक मान मूल मान p²/2, यानी हमेशा वृद्धि हो या कमी हो, अगर यहाँ पे कमी होती या हानि होता तो हानि बटे प्रारंभिक मान लिखते, वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100 लिखते हैं। ठीक ना भाई। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वृद्धि हमारा कितना हुआ 1/2 यम 5p²/4, बीच में गुणा लगा सकते हैं, बटे प्रारंभिक मान हमारा क्या है p²/2 यम, p²/2 यम गुणे 100। ठीक, देखो भाई p²/2 यम, p² कट गया, 2 यम से कट गया। ठीक ना, 5/4 गुणा 100, क्या बचा हमारा 5/4 गुणे 100। तो यहाँ पे 4 से काट दें, 25 चौका 100, 25 25 125, यानी 125% की वृद्धि हो गई। ठीक, तो कहने का मतलब है कि संवेग में, किसी गतिशील वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि करने पर, कितने की 50% की वृद्धि करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितना हुआ 125% हो गया। ठीक, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक ना, बस डरना नहीं है। देखो फिर से बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है k बराबर 1/2 यम v², हमने उसको संवेग के पदों में लिखने के लिए द्रव्यमान यम से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, k बराबर 1/2 यम v² बटे यम हो गया। ठीक ना, तो यम v की जगह पर हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया, k बराबर p²/2 यम। ठीक, 50% की वृद्धि करेंगे तो नया संवेग क्या होगा, नया संवेग हमने p डैश मान लिया, p डैश बराबर p प्लस p का 50%, तो हमारा वह क्या आ गया p डैश बराबर 3p/2। अब इस संवेग पर गतिज ऊर्जा हमारा क्या निकल के आया p डैश² यम, p डैश का हमने मान ठोक दिया, तो मान हमने ठोक दिया तो हमें क्या मिल गया 1/2 यम 9p²/4। पहले हम गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालते हैं, वृद्धि बराबर डेल्टा के बराबर k डैश माइनस के, तो k डैश माइनस के हमने रख करके गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकाल दिया। हमें क्या चाहिए था, प्रतिशत वृद्धि चाहिए था, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। वृद्धि कितना हुआ 1/2 यम गुणे 5p²/4, वृद्धि हुआ। प्रारंभिक मान क्या था p²/2 यम गुणे 100। 100 यहाँ पे हमने 2 यम से काट दिया, p² को उड़ा दिया, 5/4 4 से काट दिया, 25 आ गया, 25 25 125। इस तरीके से 125%। ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया। ठीक है भाई, नोट कर लो, नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर। नोट हो गया होगा, चलो भाई नोट हो गया होगा, मिटा दें सर, मिटा दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, देखो जरा पहले क्वेश्चन को बढ़िया से देख लो, पढ़ लो, अगर समझ में आ रहा है तो पहले ज़रूर आप लोग क्वेश्चन किया करें, उसके बाद जो है हमारा देखा करें, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा ना। बाकी हमारा छपा उतार लेंगे तो मज़ा कम रहेगा। ठीक, पहले आप लोग क्वेश्चन अपने आप किया करें। चलिए भाई, ये क्वेश्चन हमारा क्या है भाई कि 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली, अरे वाह फिर गोली आ गई, ठाए बंदूक की एक गोली जो 150 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है। चलो भाई, ये हमारी 20 ग्राम की कोई गोली हो गई, देखो गोली बनाना पड़ रहा है भाई, ये हमारी कोई गोली हो गई। ठीक, ये जो गोली है वह कितनी है भाई 20 ग्राम की है, 20 ग्राम की कोई गोली है जो बंदूक की गोली जो 150 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील है। अब यह इसकी जो चाल है वह कितना है 150 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 150 मीटर जा रही है। ठीक ना, गतिशील है। लकड़ी के एक टुकड़े से टकराकर, यहाँ पे कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक है, ये लकड़ी का कोई टुकड़ा रखा हुआ है, इस लकड़ी के टुकड़े से टकरा करके 10 सेंटीमीटर गहराई तक उसका भेदन करके विराम में आ जाती है। मतलब जो गोली की औकात होती है वह औकात उसकी इतनी है कि इसको 10 सेंटीमीटर तक को जो है 10 सेंटीमीटर तक को छेद करती है। छेद करने के बाद रुक जाती है कौन, ये गोली जो है आपकी, यहाँ पे गोली जो है 10 सेंटीमीटर छेद करने के बाद क्या होती है, रुक जाती है। मतलब रुक जाती है तो v बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब ये इसका वेग u हो गया, कह सकते हैं ना, प्रारंभिक वेग वहाँ पे अंतिम वेग हो गया। ठीक, रुक जाती है, विराम में आ जाती है, तो गुटके द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोधी बल की गणना कीजिए। क्या निकालने आपको, औसत प्रतिरोधी बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं, एकदम अच्छा है ना। चलो भाई, क्वेश्चन में फिर से बार मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, फिर से बार हो जाना चाहिए एकदम सर।
20 ग्राम द्रव्यमान की गोली, 20 ग्राम द्रव्यमान की कोई गोली है जो 150 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिशील है। अच्छा, एक लकड़ी के टुकड़े से टकराकर, ये लकड़ी का कोई टुकड़ा रखा हुआ है, इससे टकराती है और टकराने के बाद 10 सेंटीमीटर गहराई तक उसके अंदर जाती है और जाने के बाद रुक जाती है, विराम में आ जाती है। तो बताइए कि भाई ये गुटका जो है, गुटके द्वारा आरोपित औसत प्रतिरोधी बल की गणना कीजिए। तो औसत प्रतिरोधी बल निकालना है, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ा के रखा हुआ क्या, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में हमने आपको बताया है कि जो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है यानी W बराबर डेल्टा के, यानी जो कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने आपको बताया कि जो गतिज ऊर्जा होती है, सॉरी जो ऊर्जा मतलब कहने का मतलब कार्य, जो कार्य होता है वह कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग किससे लगाने वाले हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से लगाते हैं भाई, एकदम सर। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या हो जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या लिखेंगे कि किया गया कार्य, किया गया कार्य बराबर क्या, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक ना। अब किया गया कार्य को किसे लिखेंगे, W से, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देखो भाई, यहाँ पे वेग u है, वहाँ पे वेग 0 हो जा रहा है, यानी 1/2 m u स्क्वायर माइनस 1/2 m v स्क्वायर। अब भैया v है 0, जब v 0 है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, एकदम यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 0। तो W बराबर, अच्छा W जगह पे हमको बल निकालना है, तो F इंटू एस, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बराबर 1/2 m u स्क्वायर माइनस 0, ठीक। तो F गुणे एस बराबर 1/2 m u स्क्वायर। अब सबका मान पता है, सबका मान ला करके यहाँ पे ठोक दिया जाए। चलो भाई, बल का मान हमको चाहिए, चलिए भाई ठीक है, बल आप रह जाओ भाई, यस 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को किस में बदल देना है, मीटर में। 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा भैया, 10 गुणे 10⁻² मीटर होगा यार, का 10 गुणे 10⁻² मीटर बराबर 1/2 यम मतलब द्रव्यमान 20 ग्राम दिया है, ग्राम किस में बदलना है बोलो, किलोग्राम में, और किलोग्राम बदलेंगे तो 20 गुणे 10⁻³ ठीक। यू हमको दिया हुआ है 150, 150 गुणे 150, ठीक। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, केवल हमको यफ चाहिए, तो यफ निकाल दो। अच्छा भाई एक बार और करते हैं, 2 से काट दें, 2 से काटेंगे आ जाएगा ये 10, और ये लो 10 10 ये भी शहीद हो गया, ठीक है। 10⁻² नीचे भेज देंगे +2, तो यह बराबर क्या हो जाएगा। हालांकि अब देखो कैलकुलेशन आसान है, लेकिन हम कर दे रहे हैं। 15 हम 225, 225 और 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, मतलब 2 जीरो यहाँ लगाइए सर, ये देखो 225 00, ठीक ना। अब 3 जीरो ये 10⁻³ अब ये जो माइनस था इधर आया, ठीक है भाई, यहाँ पे एक गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग हो गया 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2, तो यह बराबर 225 गुणे 10⁻² गुणे 10⁻³ ये ऊपर चला जाएगा 10⁻² हो जाएगा प्लस में, ठीक है, 10⁻² प्लस में 2 2 4, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो यह बराबर क्या हो गया 2250 न्यूटन, 2250 न्यूटन। बोलो भाई एकदम समझ में आया कि नहीं, गर्दा गर्दा हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई ना, ठीक सर, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है ना। हमने देखा आपके सामने 3 क्वेश्चन लगाया, और तीनों क्वेश्चन आपको जरूर मजा आया होगा, ठीक है। इतना नोट कर लो भाई, और कोई क्वेश्चन लगवा दिया जाए, ठीक, नोट कर लेना। हाँ देखिए क्यों दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके सामने, देखने में बड़ा लग रहा है, केवल देखने में बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं तब पता चले आसान टफ क्या है। देखो भाई, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 एक समान गुटके, मतलब 5 किलोग्राम के हैं दोनों ना, 5 किलोग्राम के 2 एक समान गुटके एक चिकने क्षैतिज समतल पर, कोई चिकना क्षैतिज समतल है, कैसा समतल है, चिकना एकदम ना, चिकने क्षैतिज समतल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। फिगर से समझो, ये देखो भाई 5 किलोग्राम का हो गया कोई, ठीक है, ये दूसरा भी हो गया कोई हमारा 5 किलोग्राम का,
दोनों 5 किलोग्राम के हैं और एक समान गुटके चीने क्षैतिज समतल पर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, मतलब इसका भी वेग क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड और इसका भी क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, और ये दोनों क्या है एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। देखो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। टक्कर के बाद भाई टक्कर तो होना ही है, जब एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, भाई हम ऐसे आ रहे हैं आप ऐसे आ रहे हैं, टक्कर तो होना ही है, तो यहाँ भी टक्कर होगा। तो टक्कर के बाद दोनों गुटके एक दूसरे से चिपक कर विराम में आ जाते हैं। भाई दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जब चिपक जाएंगे तो ये बड़ा सा गोला बन जाएगा और ये हो जाएगा भैया 10 kg का। जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो टक्कर होगा, टक्कर होने के बाद क्या हो जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, ठीक ना, चिपक जा रहे हैं, चिपक के क्या हो जा रही है, विराम में आ जा रहे हैं, मतलब इनका वेग क्या हो जा रहा है, अंतिम वेग 0 हो जा रहा है। यदि दोनों गुटकों को एक निकाय माना जाए, अब एक निकाय हमने मान लिया 10 kg का, एक निकाय माना जाए तो बाह्य बलों द्वारा कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो माना जाए तो बाह्य बलों द्वारा आंतरिक बलों द्वारा कृत कार्य की गणना कीजिए, मतलब एक बार बाह्य बलों द्वारा एक बार आंतरिक बलों द्वारा हमें कार्य निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बाह्य बलों द्वारा कार्य निकालते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, बाह्य बलों द्वारा कृत कार्य, बाह्य बलों द्वारा कृत कार्य, बाह्य बलों द्वारा कृत कार्य। तो यहाँ पे जो कार्य निकालेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या हमने सिखाया कि जो किया गया कार्य होता है वह किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किया गया कार्य W बराबर है किसके, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। किया गया कार्य बराबर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। अब देखो इन दोनों पिंडों की गतिज ऊर्जा और यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा, तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसकी गतिज ऊर्जा इन दोनों की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा देखो भाई, गतिज ऊर्जा ऊर्जा अदिश राशि है, जब ऊर्जा अदिश राशि है तो इसमें ये नहीं मायने रखता कि पिंड किस दिशा में गति कर रहा है, लेकिन अगर संवेग की बात की जाती तो वहाँ पे तो मायने रखता, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि ऊर्जा है, तो ऊर्जा में ये नहीं देखा जाता कि कौन किस दिशा में गति कर रहा है, ठीक, ये इसका दोनों का ये हो जाएगा, ठीक है। यानी टक्कर से पहले ये वाला, टक्कर से पहले और ये टक्कर के बाद, ठीक ना। तो टक्कर के पहले वाला क्या हो जाएगा, 1/2m u² प्लस 1/2m v² कह सकते हैं, ठीक है, माइनस टक्कर के बाद वाला, ठीक है, परिवर्तन है ना तो माइनस लगाएंगे। टक्कर के बाद वाला भैया विराम में है, उसका वेग 0 है, जब वेग 0 तो गति ऊर्जा 0, ठीक, जब वेग 0 तो गति ऊर्जा 0। तो W बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो W बराबर, अब देखो 1/2m, m दोनों का सेम है, ठीक है, m दोनों का सेम है, u दोनों का सेम है, मतलब दोनों को जोड़ दो तो आधा आधा 1 हो गया, आधा आधा 1 मतलब m u² हो गया, m u² हो गया, ठीक। अच्छा W बराबर m की जगह पे 5 kg और u की जगह पे 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2, तो W बराबर हमें क्या मिल गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 जूल। यानी बाह्य बलों द्वारा किया कार्य कितना है, किया गया कार्य कितना है, 20 जूल है। बाह्य बलों द्वारा, ठीक ना, बाह्य बलों द्वारा कृत कार्य कितना है, 20 जूल है। अच्छा दूसरे हमसे क्या पूछा हुआ है, आंतरिक बलों द्वारा कृत कार्य, क्या हमसे पूछ रहा है कि आंतरिक बलों द्वारा कृत कार्य कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंतरिक बलों द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, ठीक ना। दूसरा में क्वेश्चन में क्या लिख देंगे कि आंतरिक बलों द्वारा कृत कार्य 0 होगा, 0 होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 0 क्यों होगा, 0 इसलिए होगा क्योंकि ये जो प्रक्रिया जो हो रही है इसमें केवल बाह्य बल ही प्रभावी होता है, अंतःक्रिया बल, ठीक ना, यानी आंतरिक बल वह प्रभावी नहीं होता है। तो आंतरिक बल प्रभावी नहीं होता है जिसके कारण आंतरिक बलों द्वारा कृत कार्य 0। भाई आंतरिक बल जब भाग ही नहीं ले रहा है, उस क्रिया में शामिल ही नहीं हो रहा है, तो उसके द्वारा कार्य क्या होगा, 0 होगा। बाह्य बल शामिल हो रहा है, बाह्य बल द्वारा कृत कार्य होगा, तो आंतरिक बलों द्वारा कृत कार्य 0 होगा। क्यों, क्योंकि आंतरिक बल प्रभावी नहीं होता है,
क्योंकि आंतरिक बल प्रभावी नहीं होता है। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही न्यूमेरिकल, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि अब इस चैप्टर का न्यूमेरिकल जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल आपको बताए हैं। अगर आप लोगों ने थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल बढ़िया से इस चैप्टर का लिए होंगे तो आपको लगा होगा कि भाई हमने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है। आपको लगेगा भाई हाँ, इस चैप्टर से हमने बहुत अच्छे चीज़ सीख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए भाई सबको बाय बाय।